गुड मॉर्निंग। हिंदी की क्लास है आज आपकी? ठीक है। L1 का बैच है, रीड का? L1 मेंस का बैच है, ओके। थोड़ा सा सिलेबस पे बात कर लेता हूं। देखो, अगर पाठ्यक्रम पे बात करें, बहुत ज़्यादा कुछ सिलेबस है नहीं। वॉइस देखना थोड़ा। वर्ण आपको पढ़ना होता है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी इसलिए पढ़ना है क्योंकि संधि करनी है। और संधि वर्णों का विकारी मेल होता है, मतलब दो वर्ण आपस में आते हैं, दो वर्ण आकर के मिलते हैं और उनमें थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो संधि कहलाती है। चूंकि संधि पढ़ेंगे, सिलेबस में पहला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, लेकिन अगर इनको नहीं मिलाएंगे तो ये नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पहले वर्णों के बारे में। ये वेशिक है, ये हिंदी का वेशिक है। उसके बाद संधि पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ेंगे। सही है? सिलेबस है आपके पास? देखो और क्या क्या है। जितने भी विकारी और अविकारी शब्द हैं, विकारी में कौन कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपको पढ़ना है। अविकारी अव्यय होता है, और इसमें क्रिया, विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, चार होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल क्रिया, विशेषण, अव्यय है, यानी कि विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक आपको नहीं पढ़ना है। केवल एक ही पार्ट है इसका, चार में से। उसके अलावा आपके सिलेबस में विकारक है। अब ये विकारक को आपके यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ होगा, शायद शब्द रूपांतरण नाम से एक टॉपिक है, ओके। तो वहाँ पे लिंग, वचन, कारक, काल, ये चार जो लोग होते हैं, ये ग्रामर में वो लोग हैं जो परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं। गांव में होते हैं ना कुछ लोग जो बिगाड़ने के लिए ही होते हैं, वो पूरे गांव में ढूंढते हैं किसको बिगाड़ना है। तो ये चार लोग हैं। कौन कौन? लिंग, वचन, कारक और काल। इनका काम है चेंज करना। जो इनके चक्कर में आ जाए वो विकारी है, और जो कह दे कि हमारे घर में आना सख्त मना है वो अविकारी है। इसके अलावा वाच्य भी आपको पढ़ना होता है। क्या? वाच्य। उसके अलावा शुद्धिकरण का शब्द शुद्धि सिलेबस में है आपके। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप बोर्ड पर पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे मुहावरे और लोकोक्ति वाला जो टॉपिक है, वो आपको पीपीटी के थ्रू हम समझाएंगे। मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होता है, उसके बीच में अंतर क्या है, कैसे पहचानते कि ये मुहावरा है, कैसे पहचाने कि ये लोकोक्ति है, कहावत है। दूसरी बात, कुछ खास खास जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं और कुछ जो नए संभावित हैं, उनको लेकर के प्रैक्टिस क्लास में कराएंगे। क्लास में पढ़ाते समय दो तीन बातें मेरे द्वारा होती हैं। एक तो ये कि पहले तो कंटेंट हम अपडेट कराते हैं, वो जो आपको हम पढ़ा रहे हैं वो बेहतर होता है। आपने पहले कितना भी कुछ भी पढ़ा हो, फिर भी आपको हर क्लास में लगेगा कि एकदम नया है। भले ही आप पहले से संधि समास सब कुछ जानते हो, फिर भी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा और बहुत नया सीखने को मिला है। अपडेट करने के बाद कंटेंट को परोसते हैं, और उसके बाद उसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेशंस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आपको कुछ शब्दों के बारे में बताते हैं कि इसको तोड़िए, इसको जोड़िए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, और उसके हम क्वेश्चंस आपको पीपीटी लगा के करवाते हैं यहाँ पे पर टॉपिक। जैसे टॉपिक खत्म होगा आपका, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करवा सकते क्योंकि समय नहीं होता, बाकी उतनी करवा देते कि थोड़ा आपको ध्यान में रहे कि आजकल इस शैली के प्रश्न आ रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको संधि पढ़ाई और मैंने आपको समास पढ़ाया। अब आप ये तो जानते हैं कि किस शब्द में संधि है और किस शब्द में समास है, लेकिन आजकल प्रश्न आ रहे हैं कि किस शब्द में संधि समास दोनों हैं, या किस शब्द में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय चारों हैं। तो ऐसे भी आजकल अपडेटेड प्रश्न आते हैं। कंटेंट डिलीवर जब करते हैं तो ध्यान रखा जाता है कि पैटर्न क्या है।
आरपीएससी किस आधार पे पूछ रही है, अधीनस्थ बोर्ड का आजकल क्या चेंज हो गया है, तो उसके आधार पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में सीखने को मिलेगी। उसके अलावा आपका टीचिंग मेथड है जो आपको पढ़ना होता है। हिंदी शिक्षण विधियाँ एक उसमें टॉपिक है। आपकी हिंदी की जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके अलावा एक भाषा शिक्षण के उपागम है, अप्रोचेज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो जो अप्रोच हैं, मतलब टीचिंग मेथड्स को कैसे समझें, उसके लिए कुछ उपागम होते हैं। आपने साइको में भी कुछ उपागम पढ़े होंगे, हार्वर्टी उपागम, मॉरिशन का चक्री उपागम, ये जैसे खोज उपागम पढ़े हैं ना। तो ऐसे कुछ उपागम भाषा में भी होते हैं। तो वो विशेषकर एनसीईआरटी उपागम, जिस पर आजकल पाठ योजना चलती है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा हिंदी शिक्षण में क्या क्या चुनौतियां हैं, हिंदी शिक्षण कितना कठिन है, क्यों है, इस पर भी बात की जाएगी। और साथ ही साथ एक आपके सिलेबस में भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल्स, आप जानते हैं एलएस, आरडब्ल्यू, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट, इन चारों पे बात की जाएगी कि श्रवण कौशल का विकास कैसे हो, उच्चारण कौशल का विकास कैसे हो, पठन या वाचन कौशल क्या होता है, और लेखन कौशल कैसे किया जाता है। ये सब आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि मूल्यांकन और शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, ये दो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में और हैं। जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, वो आपको दूसरी टीचिंग मेथड्स पढ़ाए जाएंगे ना, साइंस के, पर्यावरण के, तो वहाँ पे दूसरे सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो मुझे पढ़ाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो चीज़ वहाँ पढ़ चुके हैं उसको बार बार, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मूल्यांकन में आपको सीसी पढ़ना होता है और इसकी कुछ विधियाँ हैं, कुछ प्राविधियाँ हैं। उसके अलावा निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये भी सब आपको उधर करवाया जाएगा टीचिंग मेथड में, तो यहाँ पे करवाने की आवश्यकता नहीं। ये 4 टॉपिक में आपके टीचिंग मेथड में यहाँ से मैं करवा दूंगा। बाकी ये 2 टॉपिक जो है वो अदर सब्जेक्ट में आप टीचिंग मेथड करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग हिंदी का 2-4 दिन बेसिक पढ़ेंगे। संधि पहला टॉपिक है, लेकिन संधि पे नहीं आएंगे, पहले कुछ बेसिक पढ़ेंगे, वर्ण वगैरह उससे संबंधित बातें करेंगे। और क्लास अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में सिलेबस से संबंधित तो बताइएगा। 10 और 8, 10 नंबर की ग्रामर और 8 नंबर का टीचिंग मेथड, टोटल 18 मार्क्स को ये कैरी करता है हिंदी का सिलेबस। ओके, क्लास शुरू करूं। मानव शर्मा मेरा नाम है। परिचय की बहुत आवश्यकता मैं समझता नहीं हूं, टीचर का परिचय उसका बोर्ड देता है। है जी, गांव कौन सा? इसी ब्रह्मांड में, यहीं पर है, भारत में ही। करौली जो क्षेत्र है, करौली आपने सुना हो। करौली में सपोर्टरा क्षेत्र के अंतर्गत मेरा गांव आता है। बेसिकली मेरा हिंडौन क्षेत्र में बहुत काम रहा है, मेरी गवर्नमेंट पोस्टिंग उधर ज़्यादा रही है। आजकल तो मैं चूंकि जयपुर में पोस्टेड हूँ तो अब उधर काम कम पड़ रहा है मेरा। बाकी मैं 19 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ताली बजाई तो मैं एज ए इंट्रो बोल देता हूँ कि गवर्नमेंट पोस्टिंग के अलावा मैं आप सबके दुआओं और आशीर्वाद से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर करौली, ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण रत्न, इंटरनेशनल सेमिनार में एक्सीलेंट मोटिवेटर्स और कुछ ऐसे अवार्ड्स मुझे मिले हैं। ये सब ऐसे ही चलता है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब ऐसे ही चलता है। आप काम करते हैं तो ठीक ठीक चलता जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका काम आपकी जिम्मेदारी को बताता है। तो मैं क्या हूं क्या नहीं हूं ये सब
बाद की चीजें हैं। बेसिक बात यह कि बोर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, शिक्षक बोर्ड पर दिखता है, बाकी सब चीजें गौण होती है। यूं भी अवार्ड्स जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करिएगा। हिंदी व्याकरण, हेडिंग डालिएगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। दो चीजों पे मैं आपसे आता हूं। पहला शब्द है हिंदी। थोड़ा सा सुनिएगा। हिंदी जो है मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? दरअसल क्या है कि फारसी भाषा में हिंदी वर्ड मौजूद है, लेकिन जो हिंदी शब्द है उसका फारसी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। फारसी एक अलग भाषा है, हिंदी एक अलग भाषा है। जो फारसी है उससे अरबी का विकास हुआ है और अरबी से उर्दू का विकास हुआ है। बीच में यहां से रेखता भी चल निकली है। रेखता मतलब फारसी की बिगड़ी हुई शैली, जो आजकल आप कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में जो उर्दू के वर्ड्स बीच बीच में देखते हैं, वो रेखता शैली कहलाती है। अमीर खुसरो इसको लेकर आए थे। खैर जो भी है, ये एक अलग चीज है। हिंदी आई है संस्कृत से, और संस्कृत में भी, संस्कृत शुरुआत में बोली जाती थी। वैदिक और लौकिक दो प्रकार की होती थी। अनपढ़ लोग लौकिक संस्कृत बोलते थे, पढ़े लिखे लोग वैदिक बोलते थे। उसके बाद में पाली आई, फिर प्राकृत आई मध्यकाल में, और उसके बाद में भाषा बिगड़ गई, उसको अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश में ही मथुरा में सूरसेन नाम के राजा राज करते थे। सूरसेन के इलाके में जो अपभ्रंश आई उसको सौरसेनी अपभ्रंश कहा गया। वर्तमान में आप जो हिंदी बोलते हैं वो सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। कहां से? सौरसेनी अपभ्रंश से। अगली बात सुनिए। फारसी टफेस्ट लैंग्वेज है दुनिया की दूसरे नंबर की। लैटिन या यूनानी सबसे टफ लैंग्वेज है। आप पढ़ते हैं ना साइंस में, ट्रिटिकम एस्टिबम गेहूं, पाइसम सेटाइबम मटर, ऐसे पढ़ते हो ना। जैसे आपने एनलिडा वर्ग पढ़ा, तो एनलिडा में जैसे फेरेटिमा, पोस्तुमा, कोचुमा, केचुआ को बोलते हैं। तो ये सब क्या है, आप जो आवर्त सारणी वगैरह देखते हैं, है ना, वो सब जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे आई हैं? लैटिन से। यूनानी लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे कठिन है। उसके बाद सेकंड टफेस्ट लैंग्वेज है फारसी। पहले के लोगों को फारसी इसलिए पढ़ाई जाती थी ताकि वो टफ लैंग्वेज सीखेंगे तो इजी हो ही जाएंगे। आप जानते हैं ना कि प्रकाश अगर सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो कोण और बढ़ जाता है। तो फारसी कठिन भाषाओं में है। जो फारसी पढ़ता था पढ़ा लिखा माना जाता था। जुमला चलता था, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो उसी से जो है उस फारसी में एक हिंदी शब्द मौजूद है। मैं एक गांव का उदाहरण देता हूं। ये मान लीजिए गुजर का गांव है। अगर पढ़ते समय अनावश्यक माहौल बनाया तो मैं सारे टॉपिक काट दूंगा, पता चलने नहीं दूंगा, बहुत मीठा बोलूंगा, हंस के बात करूंगा और सारे टॉपिक खत्म कर दूंगा। मन से बहुत ईमानदार हूं, साफ साफ बोलता हूं। माता पिता के सपने हो आप। उन्होंने आपको न जाने कितने त्याग, कितने बलिदान के बाद यहां भेजा है। कोई पिता ठंड में पानी दे रहा होगा खेत में इस समय, कोई माँ दीपावली पे पुराने कपड़े पहन के बैठी थी, किसी बहन ने व्रत रखा है भाई की सफलता के लिए, कोई छोटा भाई अपने स्कूल में जाकर सोच रहा है कि मेरे भाई अगर नौकरी लग जाएगा तो मैं भी ये करूंगा जीवन में। कोई पत्नी बिना मतलब जेठानी की सुन रही है क्योंकि पति बेरोजगार है, और कोई पति इसलिए भी चुप है कि उसकी पत्नी एक बार जॉब लग जाए उसके बाद में उसका जीवन अच्छा होगा, वो भी बिना मतलब बॉस की सुन रहा है। न जाने कितने अरमान और कितने सपनों को लेकर के आप यहाँ बैठे हैं। सामान्य वेंचेज नहीं है, ये मंच सिंपल नहीं है। यहाँ पर आने के लिए मुझे अपने जीवन में कई रातें गंवानी पड़ी है, बरसों वर्षों तक आंखें किताबों पे सेकनी पड़ी है, और यहाँ आप बैठे हैं, ये मंच भी सिंपल नहीं है। यहाँ से बन के लोग आईएएस भी गए हैं। जो जयपुर में कलेक्टर लग रहे हैं ना, जितेंद्र कुमार सोनी जी, वो भी कभी उत्कर्ष के विद्यार्थी रहे हैं।
तो ये सब मत सोचिए, ये माहौल बनाने का वक्त नहीं, जीवन बनाने का वक्त है। मैं कवियों का, कविताओं का, कवि सम्मेलनों का व्यक्ति रहा हूं। पूरी रात हंसाने, मोटिवेशन देने, जुनून पैदा करने, सबका हुनर रखता हूं, लेकिन पढ़ाना मुझे वर्ण है, क्योंकि पेपर में वो आएगा। इसलिए अनावश्यक मत जाइए, उनकी तरफ देखिए। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि दर्दे गान नहीं है, और पत्थर की मूर्तियों को पूजने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। मैं आपके माध्यम से रोज 2 घंटे उनके चरणों में प्रणाम करने आता हूं, आपको पढ़ाने नहीं आता। मैं आपके माध्यम से आपके माता पिता के चरणों में प्रणाम करने आता हूं। अगर मेरी साधना में कमी रह गई तो वो ऊपर वाला मुझे नहीं बख्शेगा। इसलिए 2 घंटे का वक्त अच्छे से मुझे दीजिए। अपने हिसाब से माहौल मत बनाइए। मैं जानता हूं माहौल बनाना। मुझे जब हंसाना होगा हंसा दूंगा, रुलाना होगा रुला दूंगा, मोटिवेट करना होगा मोटिवेट कर दूंगा। मुझे मालूम है कहां क्या करना है। 19 साल यूं ही नहीं निकाले। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो उस समय अपने माता पिता की आराधना कर रहे हो, उनके सपनों को मत चूर करिए। बस एक ही निवेदन है, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे। पढ़ो मत, मैं याद करा दूंगा। एक भी एग्जाम में प्रश्न बाहर हो जाए मेरी जिम्मेदारी है। रीट में 18 में से 17 भी आ जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। मेरे सोशल मीडिया और अन्य जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर मैंने हजारों विद्यार्थियों के स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं नंबर सहित, जिनके रीट में 30 में से 30 आते हैं। और मैं क्लास में बोलता हूं कि जो रीट का एग्जाम होता है ना प्री वाला, मैं बोलता हूं 29 आ जाए तो मुझे मैसेज मत करना। और उनके सबके स्क्रीनशॉट डाल रखे मैंने, आपसे ही बोल रहा हूं। 18 में 17 आ जाए तो मुझे मैसेज मत करना। पर प्रॉब्लम ये एक ही है, पढ़ते समय पढ़ना है। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। जीवन में खुश रहने का तरीका है, काम के टाइम काम करो, मौज मस्ती के टाइम मौज मस्ती करो। खेलते समय अगर किताब दिख रहे हो तो मूर्ख हो, और किताब के टाइम अगर खेल याद आ रहा है तो भी मूर्ख हो। बाकी जीवन में केवल पढ़ने वाला भी मूर्ख है और केवल खेलने वाला भी मूर्ख है। जीवन अच्छा होता है। तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, बस पढ़ने के दौरान सिर्फ पढ़िए। समझ में आया? उसके अलावा क्लास बहुत अच्छी होगी, आप मुझे वक्त देंगे तो क्लास पूरी एनर्जी से भरपूर होती है। भरपूर मनोरंजन, भरपूर मोटिवेशन, भरपूर एनर्जी। 2 घंटे क्लास लेके जाओगे, पता नहीं चलेगा 2 घंटे कब निकले। और सीढ़ियों से उतरोगे तो एनर्जी के साथ उतरोगे। बोरियत अंगड़ाई नहीं लोगे कि यार क्लास में पढ़े थे 2 घंटे थक गए, नहीं। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि माहौल मेरा ही होना चाहिए, आपका हुआ तो दिक्कत है मुझे, और बैच छोड़ देता हूं। क्या पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तो बैच छोड़ देता हूं। आपके बीच आया हूं सिर्फ इसलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बैच हैं जिनमें वेटिंग में हैं, रोज एप्लीकेशन लगाते हैं कि मानव शर्मा से पढ़ना है। आपको सब पता होगा या मिल लेना, दूसरे बैच वाले बता देंगे आपको। लेकिन प्लीज मेरी मर्यादा है कि पढ़ने के दौरान क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत सीरियस नहीं रहना, मस्त जैसे हो वैसे रहना है। हनी सिंह हो तो हनी सिंह बन के ही रहो। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि तुम विवेकानंद बनो, नहीं। अपना अंदाज खुद का रखो। बस पढ़ते समय उसको क्या करो, सीरियसली सुनो, क्योंकि वो आपका जीवन है। समझ गए? 1 नंबर कम आ जाएगा तो वेटिंग में लाखों लोग आ जाएंगे। फिर ये गुजरों का गांव है, और यहां पर एक लड़का है जिसका नाम है माली राम गुजर, मान लेते हैं। क्या नाम है? और उसके 200 साल बाद यहां पर एक मालियों का घर बस गया। किसका घर? मालियों का। अब अगर कोई इतिहास लिखेगा तो वो इतिहास में लिखेगा कि माली शब्द का प्रयोग इस गांव में पहली बार गुजरों के घर में किया गया। यस या नो? माली शब्द का प्रयोग है, जाति का नहीं। माली शब्द का प्रयोग पहली बार इस गांव में गुजरों के घर में किया गया। यस या नो? जबकि माली जाति का गुजर जाति से कोई संबंध नहीं है। ठीक ऐसे ही हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किसमें? फारसी भाषा में किया गया, लेकिन फारसी का हिंदी से कोई संबंध नहीं है। लिखिएगा थोड़ा सा। हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है।
हिंदी मूल रूप से किसका? फारसी भाषा का शब्द। ये पहला क्वेश्चन हुआ जो पूछा जा सकता है। दूसरी बात, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेन अपभ्रंश से, जबकि सभी भाषाओं की जननी किसको कहा गया? संस्कृत को। और ये केवल हमारी परंपरा है, हम ऐसा मानते हैं कि सभी भाषाएं संस्कृत से आई है। विदेशों में ऐसा नहीं माना जाता, सर्वमान्य नहीं है ये। दूसरी लाइन लिखिए, यूं तो सभी भाषाओं की जननी, यूं तो सभी भाषाओं की जननी, मतलब वैसे तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा गया है। यूं तो सभी भाषाओं की जननी किसको? संस्कृत को कहा गया है, लेकिन आगे चलकर हिंदी का विकास, लेकिन आगे चलकर हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ हिंदी का विकास? सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी नाम क्यों पड़ा? मथुरा में राजा है, क्या नाम है उसका? सूरसेन। दरअसल क्या है, आधुनिक काल में भाषाएं जैसे बिगड़ी ना, मतलब बिगड़ी का मतलब यह है कि उसमें हिंदी के शब्द भी आ गए, उर्दू के भी आ गए, फारसी के भी आ गए, अरबी के भी आ गए। इससे पहले नहीं था। संस्कृत में केवल संस्कृत के शब्द हैं, पाली में केवल पाली के थे, प्राकृत में केवल प्राकृत के थे। जैनों ने प्राकृत में लिखा, बौद्धों ने पाली में लिखा, विद्वानों ने संस्कृत यूज करी, सनातन विद्वानों ने। उसके बाद भाषा में शब्द बिगड़ गए, एक भाषा का शब्द दूसरे में मिक्स होने लग गया। अभी जैसे मैंने बोला मिक्स होने लग गया, अभी मिक्स कौन सी लैंग्वेज है? ये तो इंग्लिश है ना। इसका मतलब हम लोग भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, क्योंकि शुद्ध हिंदी का प्रचलन है ही नहीं। हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश का मिश्र होता है। तो भाषा बिगड़ गई, बिगड़ी ना तो भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बोली जाने लगी। अब मान लीजिए मगध का क्षेत्र है तो मागधी अपभ्रंश कहलाई, मान लीजिए उससे आसपास का और इलाका है तो वो अर्ध मागधी अपभ्रंश कहलाई। एशिया नो, ऐसे ही ब्राचड़, खस, पैसाची, अलग अलग नाम उसके हुए। जब मथुरा में देखा गया तो मथुरा, आगरा, बिजनौर, मेरठ, उसके आसपास का जो इलाका था, यहाँ पे सूरसेन जो मथुरा का राजा है उसकी भाषा बोली गई, तो उसका नाम हो गया सौरसेनी। क्या हो गया? और हिंदी आगे चल करके उसी से आई है, इसलिए हम बोलते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। ये दूसरा प्रश्न था। पहली बात, हिंदी मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? फारसी का। दूसरी बात, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। तीसरी बात सुनो, ये जो हिंदी शब्द है इसका प्रयोग कैसे हुआ? दरअसल क्या है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता हुआ करती थी, सैंधव लोग रहा करते थे। यस या नो? मैं ना समझाते समय थोड़ा फास्ट होता हूं और लिखाते समय इजी होता हूं। वो इसलिए कि मुझे बहुत सारी बात आपसे करनी है। अभी मैंने आपसे अपभ्रंश की बात भी कर ली, पाली की बात भी कर ली, प्राकृत की कर ली, संस्कृत की कर ली। यस या नो? अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर इस पर मैं बोलूँगा तो मैं आधे घंटे खा जाऊँगा, और सिलेबस में है नहीं। घंटे फिक्स होते हैं, लगभग उतने ही पढ़ाने। लास्ट में क्या होगा, किसी न किसी टॉपिक पे घास काटी जाएगी। इसलिए मैं अपनी स्पीड से उसको कवर कर लेता हूँ। समझने की चीज़ में अगर कहीं दिक्कत ना हो, ऐसा लगे आपको दिक्कत आ रही है, हाथ खड़े कर दो कि समझ में नहीं है। आप 100 बार हाथ खड़े करोगे, मैं 100 बार बड़े प्रेम से समझाऊंगा। बिना समझे एक भी लाइन आगे मत बढ़ना। ओके, अब यहां पे क्या है, सिंधी लैंग्वेज है पहले से। कौन सी लैंग्वेज? सिंधी। ईरानी लोग आए। कौन आए? ईरानी लोगों के यहां अवेस्ता भाषा चलती है। कौन सी? और ये जो सैंधव प्रदेश है जहां पे सिंधु नदी का इलाका है, इसको इन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? हिंदू। क्योंकि ये लोग सैको है बोलते थे। आज भी आप जोधपुर साइड देखेंगे ना, सड़क, हड़क, सासू, हांसू, ऐसे अभी भी बोलते हैं, वर्तमान में भी। सैको क्या बोलते हैं? है। तो
तो ये लोग से को है बोलते थे। अब चूंकि हिंदू ये लोग हो गए, वहां पर रहने वाले कौन हो गए? हिंदू। जबकि ये अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, ये कहते थे भाई हम तो सनातनी लोग हैं और हम आर्य हैं। आर्य का मतलब पवित्र। तो धर्म तो इनका सनातन था, कहते थे अपने आप को आर्य हैं, पवित्र हैं। लेकिन हुआ क्या, बाद में वो सनातनी हिंदू कहलाने लगे। आपने ऐसे चर्चा सुनी हुई लोगों के बीच में कि हिंदू धर्म थोड़ी है, धर्म तो सनातन है। तो वो बाद में हिंदू कहलाने लगे। और चूंकि सिंधी शब्द पहले से मौजूद है तो इनकी भाषा का भी तो कुछ नाम हो। तो जो चूंकि सिंधी शब्द है तो उससे मिलता जुलता हिंदी शब्द। भाई एक घर में एक बेटे का नाम रामलाल है, एक का बाबूलाल है, तो तीसरा कोई लाल ही तो होगा। सही है ना? भाई किसी बेटे का नाम लव रखा घर वालों ने तो इसका मतलब है दूसरा पैदा होते ही कुछ रख दिया जाएगा। ऐसा होता है ना? कन्फर्म है। तो ये से है तो से और है, बस इतना सा अंतर है। तो हिंदी जो शब्द है वो मौखिक रूप से सिंधी से आया है। क्या सुने? मौखिक रूप से, लिखित नहीं। लिखित तो फारसी ने दिया आपको। मौखिक रूप से वो शब्द कहां से आया? अगर पहले वाले का नाम रामलाल नहीं होता तो दूसरे का नाम श्यामलाल नहीं होता। ठीक ऐसे ही अगर सिंधी शब्द अस्तित्व में नहीं होता तो हिंदी शब्द भी अस्तित्व में नहीं होता। तो एक प्रश्न यह है कि हिंदी शब्द मौखिक रूप से किससे बना है? सिंधी से बना है। जबकि सिंधी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में भी कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल अलग अलग है। ये बात हम भाषाओं पर नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल शब्द पर। किस पर? जिसे मैंने माली और गुर्जर जाति की बात नहीं करी, मैंने केवल माली शब्द पर बात करी। तो अभी मैं दो बात कर चुका हूं। हिंदी शब्द आया कहां से? फारसी से। हिंदी शब्द किसकी मौखिक देन है? सिंधी की देन है। लिखिएगा, हिंदी शब्द मूल रूप से सिंधी शब्द, मूल रूप हटा दो, हिंदी शब्द सिंधी शब्द का मौखिक रूपांतरण है। हिंदी शब्द सिंधी शब्द का मौखिक रूपांतरण है। हिंदी शब्द सिंधी शब्द का मौखिक रूपांतरण है। 3 क्वेश्चन क्लियर है। पहला, हिंदी मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? मैंने मूल शब्द इसीलिए हटाया यहां से क्योंकि मूल का मतलब ही फारसी है। दूसरी बात, हिंदी किससे बना है? सिंधी से। और तीसरी बात, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सौर ने अभ्रंश से। अगली बात सुनिएगा, ये हिंदी है और आप जानते हैं ये भाषा भी है। यस या नो? और भाषा है तो भाषा शब्द का निर्माण भाष धातु से होता है, जिसका मतलब है प्रकट करना। प्रकट करना मतलब ये हुआ कि जैसे भाषा शब्द आया, ये बना किससे? भाष धातु से। भाष का मतलब क्या है? प्रकट करना। यानी भाषा वो है जो ए के विचार को बी तक और बी के विचार को ए तक क्या करेगी? प्रकट कर देगी। आपके पास कोई विचार है लेकिन उसके लिए कोई माध्यम नहीं है, आप दूसरे तक पहुंचाएं कैसे? मेरे पास कोई थॉट है, आप तक पहुंचाऊं कैसे? तो उसके लिए मुझे माध्यम चाहिए, साधन चाहिए। और वो साधन कौन है? भाषा। मैं अपनी भाषा के द्वारा उसको आप तक पहुंचा सकता हूं। तो जो भी विचार होंगे उनका आपस में विनिमय होगा, एक दूसरे तक विचार जाएंगे। उन विचारों को पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? भाषा की। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि भाषा शब्द का निर्माण भाष धातु से हुआ है, संस्कृत में होते हैं धातु रूप, जिसका मतलब है प्रकट करना। अर्थात भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। समझ में आया? ये भी लिख दीजिएगा। भाषा शब्द का निर्माण, भाषा शब्द का निर्माण भाष धातु से हुआ है।
भाषा शब्द का निर्माण भास धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। भाषा शब्द का निर्माण किससे? भास धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। अर्थात भाषा वह है, अर्थात भाषा वह है जिसके माध्यम से, अर्थात भाषा वह है जिसके माध्यम से भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान, हम अपने विचारों का क्या आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। एक दो दिन आपको मैं थोड़ा स्पीड में तेज लगूंगा, बस 2 दिन। 2 दिन के बाद बाहर मैंने तांत्रिक बिठा रखे हैं, वशीकरण चल रहा है, फिर मैं बोलूंगा उससे पहले आप लिख लोगे। हाँ, बस 1-2 दिन में थोड़ा सा फास्ट लगूंगा आपको कि बहुत तेज लिखा रहे हैं, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। पर अगर जीवन में तेज नहीं होगे ना तो महत्व नहीं है। यस या नो? धीमे चलोगे ना तो ऊंट गाड़ी बाहर बुला लो, आ जाएगी। पर तेज चलना है ना तो खुद को एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, प्लेन तुम्हें लेने नहीं आएगा। सही बात है। और विचारों को बहुत लाइट रखो, काम करो, ज्यादा माथा मत उस पर पचाओ। ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। दुनिया तुम्हारे हिसाब से कभी नहीं चलेगी। राम और कृष्ण आए ना, उनके हिसाब से भी नहीं चली दुनिया। उनको भी बीच में बोले राज्याभिषेक की तैयारी है, तिलक होगा, थोड़ी देर बाद पता चला कि निकलो 14 साल के लिए महल से बाहर, वनवास है। हाँ या ना? तो दुनिया तो तुम्हारे हिसाब से वैसे भी नहीं चलेगी। वो पूतना आई तो दूध पिलाने थी, बच्चों को लगा दूध पिलाने आई है, बाद में पता चले तो जहर मिला के लाई है, और थोड़ी देर बाद उसको ही मारना पड़ा जो दूध पिलाने आए थे। ये कृष्ण की स्थिति रही है। तो आप और हम तो क्या हैं? इसलिए दुनिया अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश मत करो। ये कमी है, ये अच्छाई है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। अपने आप को हैंडल करो, आप कैसे हैं, आप उसके साथ कितना एडजस्ट हो पाते हैं वातावरण में। एडजस्ट हो गए तो तुम जीत जाओगे। डार्विन ने कहा था ना विकासवाद का सिद्धांत, कि जो माहौल के अनुकूल हो जाता है वो जीत जाता है। मान लीजिए एक कुतिया है, उसके 10 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे हुए, पर सारे जीवित रहते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो एडजस्ट हो गया, संघर्षों में जीत गया, वो दुनिया में जीत गया। अब वो आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे। जो लोग स्ट्रगल नहीं करते, इजी अप्रोच में रहते हैं, जीवन उनका बाद में कठिन होता है। बुढ़ापे का अंतिम दौर में फिर 40 साल 50 साल के होकर के जॉब तलाश रहे होते हैं। और जो स्ट्रगल करने वाले होते हैं वो 20-25 साल में ही, 30 साल में ही, जब तक युवावस्था में ही नौकरी सेट कर लेते हैं, जीवन सेट हो जाता है। इसलिए विचार बहुत लाइट रखो। कोई कुछ कह दे कोई बात नहीं, टारगेट खराब नहीं जाना चाहिए। दाल में दाल नहीं है कोई बात नहीं, पीजी वालों ने नहीं खिलाई, आज बोला था दाल है, तलाश करी उसमें दाल थी नहीं, कोई बात नहीं। मूड खराब मत करो कि मूड खराब है, दाल नहीं मिली आज, मत करो, क्योंकि ये सब चलेगा नहीं ना तुम्हारे हिसाब से। अगर माइंड वजन वाला हुआ, वजनदार माइंड हुआ, उसमें पहले से कुछ भरा हुआ है, तो लंबी उड़ान नहीं होगी। डोमेस्टिक फ्लाइट का रूल होता है 15 किलोमीटर, वो 15 किलो। हवाई जहाज में जा रहे हो तो 15 किलो ही वजन ले जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। अगर दिमाग बहुत ज्यादा वजन इकट्ठा करना है तो रोड पे चलो, 400 किलो ले चलो, ट्रक कर लो, 4 क्विंटल ले जाओ, लेकिन चलना रोड पे ही चलेगा। रोड पे चलना है तो वजन लेके चलो। और अगर ऊपर हवा में हवाई उड़ान करनी है, दुनिया को दिखाना है, तो फिर माइंड को बस लाइट रखो, हल्का रखो, ज्यादा माथा पच्ची नहीं। ये हो गया, अब हो गया। अभी कुछ विद्यार्थी मुझे लिख रहे हैं, एक कह रहा है 9 महीने से कोर्स हो गया, फला ढीका, 10 बातें वो लिख रहा है। मेरी पहली क्लास है,
मुझे इस सबसे क्या लेना देना। एक विद्यार्थी कह रहा है थोड़ा तेज पढ़ाना, 9 महीने हो गए हैं तेज पढ़ाना। फिर नीचे उसके एक विद्यार्थी है भावना मटोरिया, वो लिख रही है कि धीमे पढ़ाओ। ठीक है, अब आप बताइए मुझे इनसे क्या लेना देना। अभी जैसे आपने बोल दिया लड़की ब्लॉक करो, मैं क्यों करूं? भाई मैं उसको रिएक्ट क्यों करूं? मैं रिएक्ट करूंगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर वो कुछ और नया सिखाने लगेगी मुझे कि ये और करो। मैं क्यों करूं उस बात पे? मैं रिएक्ट क्यों करूं? मैं रेस्पॉन्ड करूंगा ना, मुझे जो करना होगा वो करूंगा मैं। इसका मतलब अच्छा, जैसे अभी इसने बोला 2-3 विद्यार्थी और कुछ लिख रहे हैं, आप बोलते बहुत तेज हो, आप जल्दी हो, जो भी कुछ लिख रहे हैं। अब यदि मान लो एक विद्यार्थी ने ऐसा लिख दिया, उस पर मैं एग्रेसिव हो जाऊं, मूड खराब कर लूं, अगली क्लास में जाऊंगा या बाहर निकाल रहा हूंगा, कोई बच्चा कहेगा सर ये बता देना कल बात करना, क्योंकि मूड तो पहले से खराब है। बेचारे उसकी क्या गलती है? टीचर्स की ये हालत रहती है। टीचर्स की ये हालत रहती है कि इग्नोरेंस के बाद थोड़ा सा टॉलरेशन पावर कम हो जाती है। ये सब साइड में रखिए, अपने टारगेट पे ध्यान दो। और मैं जानता हूं कि क्लास में कुछ लोग होते हैं जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन हम उन 2, 4, 6 को ढूंढते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, बस उन पे काम करते हैं। बाकी हम लोग जानते हैं कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं, साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, और लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं। पर किसी की आंख का आंसू, वो माँ भाई बहन पिता किसी का भी हो, पर किसी की आंख का आंसू जो अपनी आंख से खुद बहाए वो हमारे साथ आए, भीड़ बेशक लौट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाले लोगों के लिए काम करिए, और आपके आसपास का माहौल कैसा उस पर ज्यादा गौर मत करिए। अगर आप अच्छे हुए तो आप उस खराब भीड़ से अलग निकल जाएंगे, अगर नहीं हुए तो आप उसका पार्ट बनेंगे। एवरेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा विशेष बनने के लिए काम करिए। मैंने आपसे कहा कि भाषा का काम है विचारों को प्रकट करना, एक जगह से दूसरी जगह विचार को लेके जाएगी कौन? भाषा। अब विचार जा तो रहे हैं, लेकिन विचारों को मुझे लिखना भी पड़ेगा, यस या नो। और मैं जैसे हिंदी लिख रहा हूं तो मैं यूं इस दिशा में लिख रहा हूं, बाएं से दाएं लिख रहा हूं। अगर मैं कैसे लिख रहा हूं इसको? बाएं से दाएं, ऐसे लिखते हैं ना, कि यूं लिखते हैं। चाहिए ये सही है और चाहिए ये गलत है, बाएं ये सही है, बाएं दाएं ये गलत है। इसका मतलब यहां पर ए लगाने पर सही है और यहां पे ए लगाने पे गलत है, यहां पे ये लगाने पे गलत है, यहां पर ये लगाने पे सही है। इसका मतलब कोई नियम तो है जो कह रहा है कि ये लगाने पे कब सही होगा और ए लगाने पे कब सही होगा। विद्यार्थी को पढ़ना ये चाहिए कि कब ए लगाने पे सही होता है, कब ये लगाने पे सही होता है। और आप शब्द शुद्धि में क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं, चाहिए ए सही है, दाएं ये सही है, रट्टा मारते हैं। जबकि इसलिए नहीं आए थे, अगर यही पढ़ना था तो सेल्फ स्टडी कर लेते, गाइड में लिखा हुआ था वहां से पढ़ लेते, कोई बुक में मिल जाता। आए कुछ और सीखने के लिए थे, पर वो कब सीख पाओगे? जब आप उस माहौल में सेट होंगे, पढ़ाई दिमाग में चलेगी ना, तब ये बातें दिमाग में अपने आप आएगी। जिसके दिमाग में मनोरंजन चल रहा है उसके दिमाग में ये बात नहीं आएगी, वो लिखता जाएगा, उसको मतलब ही नहीं है उस चीज से। तो पढ़ते समय जो जो बातें दिमाग में आए लिखो, कॉपी में लिखो। अंत के 5-10 मिनट में आप जो भी पूछना चाहें वो सब पूछ लीजिए, लेकिन अंत के 5-10 मिनट में, बीच में तो केवल वो पूछिए जो वर्तमान में पढ़ाया जा रहा है और आपके समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हाथ खड़े करिए। बाकी एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए शब्द शुद्धि की बात है, अभी समझ में नहीं आ रही, तो आपके अगर दिमाग में चल रहा है तो पूछ लीजिए, लेकिन वो लास्ट में पूछिए। वर्तमान में जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको समझिए,
मैंने आपसे कहा कि भाषा है वो लिखी जाएगी। मैंने हिंदी को बाएं से दाएं लिखा। मान लीजिए मैंने ये हिंदी लिखी और ये मैं लिख दिया खुदा, और ये यूं लिख दिया है। अब ये बाएं से दाएं गया, यस या नो? अगर मैं उर्दू लिख रहा होता तो ये यूं लिख रहा होता। अब मैं दाएं से बाएं चला गया। खुदा। उर्दू लैंग्वेज से डिप्लोमा हूं मैं, कंप्यूटर से डीसी हूं, पत्रकारिता से बीजीएमसी हूं, हिंदी से नेट स्लेट पीएचडी वगैरह किया हुआ है। बाकी ठीक है जो भी है। तो ये जैसे मैंने ऐसे किया कि ये चला गया दाएं से बाएं और ये चला गया बाएं से दाएं, दोनों में अंतर है ना। इसका मतलब किसी भाषा को आप लिखेंगे तो उसके लिखने के एक ढंग होता है, तरीका होता है, पद्धति होती है, प्रणाली होती है। उसी प्रणाली उसी पद्धति को बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा लिखिएगा। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या पद्धति, किसी भाषा को लिखने का ढंग या पद्धति उसकी लिपि कहलाती है। किसी भाषा को लिखने का ढंग या पद्धति उसकी लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। दो तीन चीज सीखिए। एक तो मैंने पद्धति लिखा, मैंने बोला पद्धति, मैं ती को छोटा बोल रहा हूं, पद्धति। हो सकता है कोई आपसे यूं भी बोल दे पद्धति, मैं बोलूंगा ना पद्धति तो ती बड़ा बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं पद्धति तो ती छोटा बोल रहा हूं। मेरे बोलने से भी पता चल जाएगा कि मात्रा छोटी है या बड़ी है। इसलिए जब भी बोलें उच्चारण आपका सही हो। अगर प्रोनाउंसिएशन आप गलत कर रहे हैं तो भाषा में मात्राओं के दोष पैदा हो जाएंगे। कहां पे लघु मात्रा, कहां पे गुरु मात्रा। दूसरी बात सुनिए, यहां पे दे आधा है और धे पूरा है, जबकि दिख आपको उल्टा रहा है, दिख आपको धे आधा रहा है। याद रखिए, जब भी कोई ऊपर होता है वो आधा वर्ण होता है। ये कंधे पे बैठा हुआ बेटा है, और जो नीचे जमीन पर है वो बाप है। यानी कि नीचे जो है वो पूरा है और ऊपर जो है आधा है। याद रह जाएगा? ठीक है। मैंने इसको बोला पद्धति, मैं द को तेजी से बोल रहा हूं क्योंकि आधा है। पद्ध द, पद्ध। द को जल्दी बोल रहा हूं और ध को आराम से बोल रहा हूं क्योंकि ध पूरा है। पद्धति। यस या नो? किसी भाषा को लिखने का ढंग या पद्धति उसकी क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अब जो लिपि है उसकी कुछ बात करें। जैसे संस्कृत, इसकी लिपि है कौन सी? देवनागरी। देवताओं के नगरों में बोली जाती है संस्कृत। हिंदी ने भी मां से ही ली है, तो हिंदी की लिपि भी क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। अगर आप पंजाबी की बात करें तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। गुरु अंगद के मुख से इस लिपि का विकास हुआ था, तो गुरु के मुख से निकली है जो, इसलिए नाम पड़ा गुरुमुखी। फारसी और उर्दू, इन दोनों की लिपि है फारसी, फारस देश से आई है। इसका मतलब है कि फारसी लिपि भी और फारसी भाषा भी है। इधर भाषाएं लिखी है मैंने और इधर लिपियां लिखा है। यह जैसे मान लीजिए राजस्थानी है तो मंडिया लिपि में लिखी जाती है, मंडिया। और अंग्रेजी की बात करें तो किसमें? रोमन में। राजस्थानी है उसको मंडिया बोलते हैं। मंडिया की जगह कई बार मुंडिया भी मिल सकता है आपको। ये राजस्थानी की लिपि है। जहां भी लिपि या भाषा पूछी जाए ना आपसे कि गुरुमुखी में कौन सा शब्द है, देवनागरी में कौन सा शब्द है, समास है, सॉरी,
गुरुमुखी में कौन सा समास है, देवनागरी में कौन सा समास है, रोमन में कौन सा समास है। ऐसे कभी भी किसी भाषा या लिपि में समास पूछा जाए ना आपसे, तो वहाँ हमेशा बहुब्री होता है। कौन सा? आपसे पूछ ले कोई, गुरुमुखी में समास बताओ, रोमन में समास बताओ, मंडियम में समास बताओ, फारसी में समास बताओ, तो आप सीधा आंसर देंगे क्या? बहुब्री, क्योंकि भाषा और लिपि जब भी आती है तो वहाँ बहुब्री समास होता है। ये बात आपसे बाद में करेंगे जब समास पढ़ाएंगे, फिलहाल इसको लिखिएगा। ऑनलाइन वालों सब समझ में आ रहा है ना? बताओ कुछ कमेंट करके, क्या कमी, क्या दिक्कत आ रही है पहली क्लास में, कुछ भी हो तो बताओ। आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं। आप लोगों को जो भी दिक्कत हो लिख के दिया करो। मुझे कभी नहीं लगता कि ऑनलाइन वाले दूर हैं, मैं समझता हूं क्लास में बैठे हैं। हो गया? देवनागरी अंतर क्या है? लिखने का ढंग है। हर लिपि में लिखने का तरीका होता है। कोई बाएं दाएं लिखी जाएगी, किसी लिपि में कौन सी मात्रा है, किसी लिपि में कौन से वर्ण हैं। अभी जैसे देवनागरी की बात करें तो देवनागरी में भी जैसे हिंदी है वो री का प्रयोग नहीं करती, री का संस्कृत करती है। उनके यहाँ री स्वर है और हिंदी में वो स्वर नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो लिपि है वो भी चुनिंदा चीजों को वहां से लेती है। जैसे गुरुमुखी है तो पंजाबी की लिपि है, उसके अक्षरों की बनावट अलग प्रकार से होती है। हमारे यहाँ के अक्षरों की बनावट थोड़ी, देवनागरी के वर्ण बनावट थोड़ी अच्छी है, सुडोल वर्ण है। अब जैसे खरोष्ठी नाम सुना होगा आपने, खरोष्ठी, खर ओष्ठी, खर मतलब गधा, ओष्ठ मतलब होठ। गधे के होठों जैसे आड़े तिरछे जिसके वर्ण हो उसको क्या बोलते हैं? खरोष्ठी। अब ये अशोक के शिलालेखों में आपको ये लिपि मिल जाएगी। सावधगढ़ी का जो शिलालेख है पाकिस्तान में, उसमें आपको ये लिपि मिल जाएगी। ये जैसे ब्राह्मी नाम सुना, ब्रह्मा के मुख से निकली है। तो हर लिपि का अपना अंदाज होता है, उसमें निश्चित वर्ण होंगे, निश्चित मात्राएं होंगी, लिखने का निश्चित तरीका होगा, किस वर्ण को कैसे लिखना है। जैसे अभी मान लो मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा इच्छित, अब यहां पे ये च आधा है लेकिन ई की मात्रा के अंदर ले लिया, जबकि सभी लिपि ऐसा नहीं करती। कुछ लिपियां आधे वर्ण को अलग ही रखती हैं, लेकिन देवनागरी क्या करेगी? आधे वर्ण को भी अंदर रख लेती है ई की मात्रा के साथ। बाकी अगर इच्छा, इच्छी की जगह मान लो इच्छा होता तो आधा अलग ही रहता है ना। आ की मात्रा ने तो इसको अपने अंदर नहीं लिया, लेकिन ई की मात्रा थोड़ा सा दयालु है, मान लीजिए यहां प्रवेश करवा दिया कि ठीक है तो हमारे साथ रह लो, बाकी है तो आधा ही, मात्रा तो 6 पे ही लगी हुई है। ये जैसे मैंने अभी आपको लिखा था सिद्ध, अब ये भी इसकी विशेषता है कि जो नीचे है वो वर्ण पूरा होता है, ऊपर है वो वर्ण आधा होता है। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं होती है किसकी? देवनागरी की। दरअसल देवनागरी लिपि क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, कितनी समितियां उस पर बनी, क्या क्या संविधान में संशोधन हुए, कानून उसके बारे में क्या मान्यता देता है, ये सब हम लोग क्या है कि बड़ी क्लासेस में ग्रेड सेकेंड वगैरह उनमें पढ़ाते हैं, यहाँ सिलेबस में नहीं है। अभी मैं आपसे बोलूं कि संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी, उसके अंकों का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय अंकों का मानक प्रारूप होगा। संविधान का अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, उसकी अनुपालना में जो है 5 जून 1955 को
बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की उपस्थिति में 19 सदस्यों का एक भाषा आयोग बनाया गया। अब ये सब चीजें क्या अभी आपके काम की नहीं है। बाकी लिपि के बारे में अगर थोड़ा भी सिलेबस में होता तो मैं खुल के उस पर बोलता। अभी यही है कि लिपि अक्षरों की बनावट है, उसका अपना तरीका है कि कौन सी चीज को कैसे लिखना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनका खुदा जो है ऐसे जा रहा है और इनका जो खुदा है वो भाई साहब ऐसे जा रहा है, ये उसका लिपि का अंदाज है। ओके, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। भाषा पर मैं आपको लेके गया, अभी 2-3 दिन है ना, केवल बेसिक चलेगा, टॉपिक पे नहीं आऊंगा मैं। कोई भी चीज पढ़ो ना, उसका बेसिक पहले पढ़ो ताकि आपको टॉपिक समझना आसान रहे। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हवाई फायर होंगे, फिर रट्टा मारोगे। और मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया, रटना कुछ भी नहीं है। पूरी संधि जब पढ़ाऊं तो आप ये सोच के बैठ जाना कि मुझे तो याद करना ही नहीं है, फिर भी वो आपको सारी याद हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सुनना तो पड़ेगा ही। तो एक बार इसका बेसिक में पहले क्लियर कराता हूं। भाषा की बात मैंने आपसे करी, भाषा स्टार्ट कहां से होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बोलो। मैं थोड़ा कम सुनता हूं, जोर से बोलो। वर्ण, ध्वनि और कुछ बोल दो, फिर आप बदल जाओगे कि हमने तो बोला ही नहीं। ना पतो। अच्छा, वर्ण और ध्वनि में से कोई एक पूछे तो? एक बताओ। मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैं और कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। मैं मौखिक, लिखित, फला ढीका कुछ नहीं, मैं सिंपल बोल रहा हूं भाषा की सबसे छोटी इकाई। आंसर बोलो। वर्ण नहीं, ध्वनि है। पूरी बात तो सुनिए ना। मैंने पूछा भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। पूरी बात तो सुनिए, मैं आपकी सारी बात पे आऊंगा। मैं वर्ण ध्वनि के अलावा और भी बहुत सारी चीज खोलूंगा, आप थोड़ा सुनो तो सही। जैसे मैंने बोला कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, कारण सुनो। अभी मुझे अटेंडर ने कॉफी का कप दिखाया, चाय का कप दिखाया, इशारा किया ऐसे कि चाय लेंगे, इशारा किया। और अगर उस समय मैं भी ऐसे कर देता तो उनकी भी सांकेतिक भाषा थी और मेरी भी सांकेतिक भाषा हो जाती, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन जैसे उन्होंने बोला तो उन्होंने तो सांकेतिक भाषा में बोला, मैंने उनको बोल दिया, ऐसे बोला, वो वापस चले गए। यस या नो? वो वापस चले गए, इसका मतलब मेरी भाषा थी। यस या नो? मेरे विचार वहां तक पहुंचे तभी तो वो वापस गए, वरना खड़े रहते कि जो रिप्लाई करो, जवाब दो, पर वो चले गए। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने जो भी बोला वो कौन सा वर्ण था, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं, कोई वर्ण नहीं है ना। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ण नहीं है, इसका मतलब भाषा को वर्ण की आवश्यकता नहीं है। एक बंदर को कोई पकड़ने की कोशिश करे तो वो इस तरह की आवाज निकालता है कि आप उसको लिख नहीं सकते, लेकिन उस आवाज को सुन के दुनिया भर के बंदर आसपास से उसको बचाने आ जाएंगे, ढूंढने आ जाएंगे, कहां है हमारा कोई साथी संकट में, जबकि आप उसको लिख नहीं सकते। इसका मतलब भाषा तो थी उसकी, लेकिन आप लिख नहीं सकते। अगर वर्ण होता तो लिख पाते, पर उसने वर्ण बोला ही नहीं, क्योंकि भाषा के लिए वर्ण की आवश्यकता नहीं है। अगर भाषा को लिखना है, क्या भाषा को लिखना है तो जाके चाहिए क्या? वर्ण। अब भाषा तो अनपढ़ आदमी बोलता है, यस या नो?
अगर भाषा में वर्ण जरूरी होता तो फिर अनपढ़ आदमी तो जानता ही नहीं वर्ण क्या है, पर भाषा तो वही बोलता है ना, इसका मतलब उसको वर्ण की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी बोल रहा है ध्वनि से भी काम चला सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ भी बोला जो लिखा जा सके तो लिखते ही वो फिर वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आपसे पूछे तो है क्या? वर्ण। डायरेक्ट पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण नहीं है, ध्वनि है। हाँ, ये कह दे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो भी ध्वनि है। डायरेक्ट पूछ ले सबसे छोटी इकाई तो भी ध्वनि है, और अगर लिखित पूछे तो वर्ण है। ये तो अभी मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूं। अभी आपको, आप में से के कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है, जिन जिन को थोड़ा थोड़ा आता है ना, वो बीच में उछलेंगे। जिस घड़े में कम पानी होता है ना, वो आवाज करता हुआ जाता है, मेरे अंदर पानी है, पानी है, पानी है, पानी है। तो मैं वो पानी भी उछालूंगा थोड़ा सा कि भाई बताओ किस किस में है, और फिर मैं आपको सब चीजें धीरे धीरे समझाऊंगा। एक दो बार आपको मैं बुरा भी लगूंगा, यार ये मास्टर अपनी सब जगह बेइज्जती कर देता है। और कोई होता तो बोलता शाबाश, वेरी गुड, ग्रेट, अवेशम। मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। बाकी जब आपका रिजल्ट आएगा तब अपने आप सब कुछ, सारे शब्द एक साथ निकल जाएंगे। यस या नो? लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, सबसे छोटी इकाई। हेडिंग डालना है सबसे छोटी इकाई। मैं जो कह रहा हूं वो मैं होश में हूं, छाछ पी के नहीं आया हूं। जितना मैं लिखा रहा हूं उतना लिखो, सबसे छोटी इकाई। हेडिंग डाला सबसे छोटी इकाई। नंबर 1 लिखो ध्वनि। क्या लिखोगे? ध्वनि। इसको ना फोनिम बोलते हैं, बेसिकली फोनिम। फोनेटिक्स आपने सुना होगा ना, बोलने के लिए आते हैं फोनेटिक्स, उच्चारण के लिए ध्यान रखा जाता है। और नॉर्मली जो है ना, कई बार लोग नॉर्मली बोलते हैं साउंड, बोले एक साउंड आ रही है। साउंड आवाज है, ध्वनि नहीं है। ध्वनि जो है वो फोनिम है। आती कैसे है आवाज? आती कैसे है? हमारे दिमाग में पहले से दृश्य बिंब मौजूद होता है। किसी चीज को हमने पहले कभी न कभी देखा है तो हमारे दिमाग में क्या मौजूद होता है? दृश्य बिंब। दृश्य बिंब, जैसे आपने, हाँ इमेज, जैसे आपने कभी स्टेशन पर रेलगाड़ी को चलते देखा है, रेलगाड़ी आई, तेजी से निकल गई, तो आपके दिमाग में दृश्य बिंब सेट है कि रेलगाड़ी का सीन ऐसा होता है। और आपके दिमाग में श्रुति बिंब भी सेट है कि रेलगाड़ी आती है तो आवाज ऐसी होती है। दृश्य बिंब और श्रुति बिंब दोनों मिलते हैं तो बनता है विचार बिंब। क्या बनता है? उस विचार बिंब के द्वारा वो चीज आपके सामने मौजूद नहीं है, फिर भी आप उसके ऊपर बात, दिमाग लगाने लगते हैं। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, अब आपने सुना है तो यहाँ पे रेलगाड़ी है ना, स्टेशन है, फिर भी हम जो कुछ बोल रहे हैं वो किसके आधार पर बोल रहे हैं? विचार बिंब के आधार पर। अब मैंने आपसे जो बात करी है या आपने मुझे सुना है, तो आप सबके दिमाग में स्टेशन आ चुका है और रेलगाड़ी आ चुकी है, उसकी आवाज आ चुकी, सब आ चुका है, और उसके आधार पर मुंह से शब्द निकल रहा है। जो शब्द निकलेगा वो फेफड़ों से प्राणवायु के रूप में बाहर आने लगेगा। जैसे आएगा, ध्वनि के जो अवरोध है ना, जीव, तालु, मतलब मुख के जितने भी अवयव है, वो उस पर बीच बीच में आपत्ति पैदा करेंगे, और जैसे आपत्ति करेंगे वो एक स्फोट के रूप में बाहर निकलेगा। और ये सारी प्रक्रिया बहुत नैनो सेकेंड्स में हो जाती है। ये सब नैनो सेकेंड्स में हो जाती है, मतलब समय नहीं लगता। वो जो स्फोट बाहर निकल रहा है, दृश्यबिंब, श्रव्यबिंब, फेफड़ों से प्राणवायु बाहर निकलना, उसी के बारे में दिमाग से कनेक्ट होकर वो चीज निकलना, ये सब का जो स्फोट, गूंज सुनाई पड़ेगी, वही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अब आप जानते हैं कि ये लिखित नहीं होती, ये तो कैसी होती है? मौखिक होती है। तो पहली बात लिखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यह मौखिक इकाई भी है।
यह मौखिक इकाई भी है, यह मौखिक इकाई भी है। देख लेना कैमरे का कुछ ऐसा कमेंट आ रहा है, कैमरे का कमेंट है, देख लेना। ये मौखिक भी है। इसके बाद नंबर 2 लिखो, लिखित। क्या लिखेंगे? लिखित, सॉरी लिखित नहीं, वर्ण, वर्ण, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। लिख लिया? यस या नो? कुल वर्ण कितने हैं? 53। पहले बामन थे, अभी कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय हिंदी समिति ने लय को जो है एक वर्ण के रूप में मान्यता दी है। संस्कृत का नहीं, वो राजस्थानी का है ना। संस्कृत वाला तो ली था, ऐसे बोलते ना काड़िया, तो वो रेड जो ऐसे होते ना, ये वाला लय, इसको मान्यता दी है। अब ये पहले नहीं था, तो ये नया आया है, विशिष्ट व्यंजन है। क्या है? विशिष्ट व्यंजन। व्यंजन में शामिल नहीं है। व्यंजन होता है ना तो नीचे हलंत लगा रहता, क्योंकि बिना हलंत के व्यंजन नहीं होते। ये विशिष्ट व्यंजन है। मैं इसको वर्णमाला में बात करूंगा आपसे, अभी तो थोड़ा सा सुन लो। मूल वर्ण 44, कितने? स्वर कितने? 33 व्यंजन है। वो जो है वो क्या है? विशिष्ट व्यंजन है। अगर ऑप्शन में 44 नहीं हो तो फिर 45 चले जाना, क्योंकि एक व्यंजन एक्स्ट्रा है। समझाया ना अभी आपको? अभी वर्णमाला में और इस पर बात कर लेंगे। इसे लिख दो। कुल वर्ण 53, मूल वर्ण 44। डन। अब यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या वर्ण का विभाजन किया जा सकता है लिखित रूप में? क्या वर्ण का लिखित विभाजन संभव है? है जी? नहीं। ठीक है। जैसे पहला वर्ण है ए, लिखित विभाजन हो जाएगा? नहीं। दूसरा वर्ण है आ, लिखित विभाजन हो जाएगा? नहीं। हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कह रहे हैं हो जाएगा, नहीं होगा। अभी सोच के बोल लो। विभाजन हो जाएगा, हाथ खड़े करो। विभाजन नहीं होगा, हाथ खड़े करो। ठीक है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं सोचूं कि a प्लस ए मैं तोड़ दूं, मैं सोच रहा हूं कि इसको a प्लस ए में तोड़ दूं। किसको? आ को। ये विभाजन है या नहीं है? आ जो है उसका विभाजन a प्लस ए है या नहीं है? है या नहीं है? अगर है तो फिर आप सारे एक ही गुट के लोग हो गए
कि वर्ण का विभाजन हो जाता है। मूल वर्णों का नहीं होता। आप मूल वर्णों में शामिल है कि नहीं है? एक मिनट, एक 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 एक, हाँ सही, समझ गया मैं। अब आप बताओ, आ जो है वो मूल वर्ण है कि नहीं है? आप मूल वर्ण नहीं है। एक मिनट, आप देखो बोल रहे हैं उनको, अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। एक मिनट, आप मूल वर्ण है या नहीं है? नहीं है। है, मैंने देखो ना यहां लिखा 11 स्वर और 33 व्यंजन मूल वर्ण है। आ 11 स्वरों में तो आ रहा है भाई, 11 स्वरों में आ रहे हैं ना, तो मूल वर्ण है। स्वर तो सारे ही मूल वर्ण है। दूसरा, हाँ बताइए। देखो, मुझे स्वरों पे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इतना सा मतलब है कि वर्ण का लिखित विभाजन होता है कि नहीं होता। ज्यादातर क्लास वाले कह रहे हैं नहीं होता, मैं मान लिया नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि ए का तो कोई विभाजन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं आ लिखूं वो ए प्लस ए के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा है। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ण का विभाजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता ये मैं ए को देखकर बोल रहा हूं, और हो सकता है ये मैं आ को देख के बोल रहा हूं, हाँ या ना? ये जैसे मैं ई को देख के बोल दूं कि नहीं होता, और ई बड़ी को देख के बोल दूं कि ई प्लस ई होता है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको क्या लिखाऊं, वर्ण का विभाजन होता है लिखित, वर्ण का विभाजन नहीं होता है, वर्ण का लिखित विभाजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं क्या लिखाऊं, मैं ये आपसे सोच रहा हूं। हाँ जी, एक मिनट, हस्व वाला जो, वो तो चाहे हस्व है चाहे दीर्घ है तो स्वर ना, और स्वर है तो वर्ण है तो स्वर ना, स्वर है तो वर्ण है। अब मैं ये पूछ रहा हूं मैं क्या लिखा हूं, वर्ण का लिखित विभाजन नहीं होता, मैं ऐसे लिखा दूं तो कुछ लोग बोलेंगे ए प्लस ए हो रहा है। अरे भाई सुनो, हस्व दीर्घ कुछ भी है तो वर्ण ना, है तो वर्ण ना। मैं लिखाऊंगा कि वर्ण का लिखित विभाजन होता है, तो कुछ लोग कह देंगे ए का करके बताओ, सही बात है ना। मैं लिखा दूंगा वर्ण का लिखित विभाजन नहीं होता है, कुछ लोग कहेंगे आका हो रहा है ना, ए प्लस है। तो मैं जो भी लिखा रहा हूं वो रट्टा नहीं चलता मेरे साथ, तुम रटे हुए लोग हो, तुमने रट्टा मान लिया कि उपसर्ग लगे तो अव्ययी भाव समास। अब तुमसे कोई पूछ ले कि उपसर्ग लगे तो वो उपसर्ग भाव होना चाहिए ना, अव्ययी भाव क्यों हो रहा है? भाई उपसर्ग लग रहा है तो उसका नाम होना चाहिए उपसर्ग भाव। बोले नहीं मैंने कह दिया अव्ययी भाव, चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात अव्ययी भाव, आप ये बोल दो कि उसे उपसर्ग लग जाए तो उसे उपसर्ग भाव या अव्ययी भाव समास कहते हैं। पर आप कभी भी उपसर्ग भाव तो नहीं पढ़ते, पढ़ते क्या हो? अव्ययी भाव। इसका मतलब उपसर्ग ने क्या बिगाड़ दिया, बेचारा आ तो उपसर्ग रहा है और नाम उसका है ही नहीं, नाम अव्ययी भाव। इसका मतलब उपसर्ग और अव्यय में कुछ अंतर होता है, हाँ या ना? अब आपसे पूछ लूं कि उपसर्ग अव्यय में क्या अंतर होता है, बताइए। ठीक है, दूसरा अंतर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला। तो जैसे एक तरीका यह हुआ कि उपसर्ग अव्यय, सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं, सभी अव्यय उपसर्ग नहीं होते, तो उसका नाम अव्ययी भावी क्यों रखा? उपसर्ग भाव रखने में क्या दिक्कत है? ये दोनों रख देते नाम कि उपसर्ग भाव अथवा अव्ययी भाव। बहुत अच्छा बोला है आपने, बाकी मैंने
बच्चों को देखा है ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं तो प्रॉब्लम है ही। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को लगे कि कहीं तो कुछ रटा हुआ है ही, और रटी हुई चीजें नुकसान करती है। ओके, अब आप सुनिए। बाकी उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। पहली लाइन, सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं जबकि सभी अव्यय उपसर्ग नहीं होते। उपसर्ग का प्रयोग आगे ही होता है, अव्यय का प्रयोग आगे और पीछे हो सकता है। जैसे जैसे कोई शब्द बोल, वाक्य बोलो। जैसे कहां पढ़ा ये सब? मुझसे पढ़ा है? हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूं। मुझे अपने आप पे थोड़ा डाउट होने लगा कि मुझे और पढ़ना पड़ेगा, लोग अपडेट हो रहे हैं। गुड। जब भी कोई विद्यार्थी तह तक जाके डीपली बात कर रहा है, तब मैं या तो सोच रहा हूं कि कोई अच्छा टीचर काम कर रहा है, इसलिए उसके बारे में जानना चाहिए। इसलिए मैंने लास्ट में पूछा कि आखिर ये सब कहां पढ़े। मुझे मालूम है हिंदी में सब रटवाया जा रहा है, पढ़ाया कम जा रहा है, रटवाया ज्यादा जा रहा है। कई जगह तो क्लासेज ऐसे चलती है, बहुत धीमी गति के समाचार। पता है ये ध्वनि होती है, और अब यहां पे एक बात जरूर याद रखना, ध्वनि अगर लिख सके तो लिखते ही वो वर्ण हो जाएगी। ऐसे धीमी गति के समाचार। कई टीचर्स, कई अध्यापक अध्यापिकाएं, ठीक है, वो पढ़ाते हैं ऐसा। लेकिन याद रखना, अच्छा पढ़ना, सिलेबस पूरा करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हाँ या ना? और लोग टूट जाते घर बनाने में, कुछ तरस नहीं खाते बत्तियां जलाने में। जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया, तो जो विद्यार्थी एक एक घर के रूप में है, हर विद्यार्थी एक घर है, और वो आगे चल करके अगर खत्म हो गया आपके कम पढ़ाने से, आपका हल्का पढ़ाने से वो खत्म हो गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने बहुत सारे घर एक साथ जला दिए, मतलब बस्ती एक साथ जला दी। मैं इसलिए बात बशीर वद्र साहब की बोल रहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और कुछ तरस नहीं खाते हैं बस्तियां जलाने में। और है फाख्ता की ये मजबूरी कि वो कह नहीं सकती कि कौन सांप रखता है उसके आसियाने में। फाख्ता एक पक्षी है, फाख्ता एक पक्षी है। टेबल नहीं बजाएं, मुझे नफरत है। टेबल जैसे आप बजाते हो मुझे लगता है मैं संसद में हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि फाख्ता की मजबूरी है कि वो कह नहीं सकती। मैं बता सकता हूं कौन कैसा काम कर रहा है, क्यों बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे, हिंदी में पूरे पूरे नंबर क्यों नहीं आ रहे बच्चों के, कारण मालूम है। लेकिन ये सब मजबूरियां हैं, कई बार शिक्षक को भी बहुत कुछ चुप रहना पड़ता है फाख्ता की मजबूरी कि वो कह नहीं सकती कि कौन सांप रखता है उसके आसियाने में। अगर हल्का पढ़ा दिया तो एक तरह से आपके घर में सांप ही, क्योंकि बर्बाद हो जाओगे ना उससे। यस या नो? तो ये पंक्ति बहुत सॉलिड है कि लोग टूट जाते घर बनाने में, कुछ तरस नहीं खाते हैं बस्तियां जलाने में। है फाख्ता की मजबूरी की वो कह नहीं सकती कि कौन सांप रखता है उसके आसियाने में। नए नए चेहरों को तुम अपना बना लेते हो। यह विद्यार्थियों की गलती है। कोई शिक्षक प्रेम से बोल जाए और क्या हाल है तेरे, उसने पीठ पे हाथ रख दिया, अरे यार गुरुजी अपने हैं। कई पूछ रहे थे कहां के हो, अब बता दें कि वहां के, ये तो हमारे इलाके के हैं। अरे वो तो सब ठीक है, इलाका तो वोटिंग में निभा लेना, कभी मैं चुनाव लड़ूं तो इलाके में वोट दे देना, अभी तो क्लास तो ढंग की हो जाए। सही है ना? नए नए चेहरों को तुम अपना बना लेते हो, हमें बरसों लग जाती है किसी को भूल जाने में, और हर धड़कते पत्थर को दिल समझने वालों पूरी उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। इसलिए पूरी उम्र बिताइए, पूरा टाइम बिताइए, 24 घंटे दीजिए सब्जेक्ट को।
आप भी उसके पारंगत हो जाएंगे, आप भी उसके मास्टर डॉन होंगे, पर उम्र उस पर बितानी पड़ेगी, सोचना उस पर पड़ेगा। एक लाइन लिखिएगा, वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका लिखित विभाजन संभव नहीं है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका लिखित विभाजन संभव नहीं है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका लिखित विभाजन, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका लिखित विभाजन संभव नहीं है। अब इस लाइन को गौर से सुनो। मैंने आपसे बोला कि साफ वर्ण है ना, उसका लिखित विभाजन संभव नहीं है। ये बोला ना कि वर्ण है, उसका लिखित विभाजन संभव नहीं है। आप मुझसे तुरंत कहेंगे कि ए का विभाजन नहीं होता, पर आ का तो ए प्लस ए हो गया ना, तो आपकी बात तो गलत हुई। तो मैं आपको कहूंगा कि नहीं, मेरी बात सही है। आ जो है वो ए प्लस ए का विभाजन नहीं है। मान लो किसी व्यक्ति का नाम आराम सिंह है, ठीक है, तो वो ए राम सिंह नहीं हो सकता। यस या नो? मतलब आपने जो भी बोला है उस वर्ण को आप तोड़ नहीं सकते। वो ये बता रहा है कि इसका निर्माण इन दो से हुआ है। कैसे? मैंने चीनी ली, सूजी ली, घी लिया, पानी लिया और इस सबसे मिलके मैंने हलवा बना दिया। अब आप मुझे बता दीजिए, आपसे मैं कह दूं कि हलवा का विभाजन, तो क्या आप बता सकते कि इस हलवे में ये तो चीनी हो गई, ये घी हो गया, डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। लेकिन बना वो उससे है। मतलब बना, जैसे हमारा शरीर है वो 5 चीजों से मिलकर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व तदम शरीरा, ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, धरती अग्नि वायु जल आकाश। यस या नो? पर हम इस शरीर को तो नहीं बांट सकते ना कि ये धरती है और ये आकाश है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। यस या नो? इसका मतलब आप ये कंफर्म मानिए कि बनाने की कला अलग चीज है और उसका विभाजन करना एक अलग चीज। जैसे ये पेन है, अब ये किस किस से बना ये अलग बात है, और मैं इसको अगर अलग करूंगा तो यही कह सकता हूं भाई इसका ढक्कन ये है और मूल पार्ट ये है। तो विभाजन तो मैं 2 ही कर सकता हूं, बाकी बना किससे ये एक अलग बात है। इसका मतलब आ का विभाजन ए प्लस ए नहीं है। वो केवल इतना बताता है कि आ का निर्माण ए और ए से मिलकर हुआ है। यस या नो? वो उसका विभाजन नहीं है। समझ गए? जैसे आपको सामने टेबल रखी है तो इसके 2 ही पार्ट है, एक ऊपर का स्तंभ है और एक नीचे की ये लोहे की है, 2 ही पार्ट है। जबकि इसको बनाने में बहुत सारी चीजों का योगदान रहा है। ऑक्सीजन भी आई होगी, कार्बन भी आया होगा, बुरादा वगैरह वो भी मिलाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मिलाकर के बनाए। तो बनाना अलग बात है और विभाजन अलग बात है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है। इसके बाद अब यहां पे आइएगा, ये खास चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अक्षर क्या है। तीसरा हेडिंग डालिएगा, अक्षर। नंबर 3 लिखिएगा, क्या? अक्षर। थोड़ा सा इसको सुनिएगा। देखो, लेटर मतलब वर्ण, और अक्षर को बोलते सिलेबल। क्या बोलते? सिलेबल और लेटर दोनों अलग अलग शब्द है। जिसमें बोलूं कि रिलीजन और कल्चर दोनों अलग अलग शब्द हैं। इसका मतलब धर्म अलग चीज है, संस्कृति अलग चीज है। बाकी लोगों को लग सकता है कि धर्मी संस्कृति है, बाकी है दोनों अलग अलग। ठीक ऐसे ही वर्ण और अक्षर दोनों अलग अलग है। अब मैं आपसे पूछूं कि कैसे पहचाने कि ये वर्ण है, कैसे पहचाने कि ये अक्षर है। वर्ण और अक्षर में सीधे सीधा मैं पूछ रहा हूं, अंतर बताइए। मैं कैसे पहचानूं कि ये वर्ण है या अक्षर है? अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि दोनों एक ही होते हैं, तो ये तो मैंने आपको कह दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वर्ण अलग चीज है, उसको लेटर बोलते हैं, अक्षर अलग चीज है, उसको सिलेबल बोलते हैं।
हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे ना, अक्षरमाला थोड़ी पढ़ेंगे। अक्षरमाला छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है और हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं। हिंदी में तो वर्णमाला लिखाते हैं हम, और छोटे बच्चों को वर्ण नहीं पढ़ाया जाता, उनको अक्षर सिखाया जाता है। ऐसे बोलते हैं ना आखर ज्ञान, आखर ज्ञान मतलब अक्षर ज्ञान। छोटे बच्चों का ऐसा होता है, इसका मतलब वर्ण और अक्षर अलग अलग है। अब आप बताएं क्या अंतर है? अक्षर में स्वर लग जाता है, अक्षर में स्वर लग जाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात बोलो, और बोलो। वर्णों में स्वर लगेगा, वर्णों में स्वर लगेगा तब अक्षर बनेगा, तब अक्षर बनेगा। और बोलो, और कुछ? दो ही बात है। अब सुनो, सीखने के टाइम बोलो मत, सुनो। मैं वर्णमाला लिखूं, अगर हिंदी वर्णमाला लिखूं, मैं कहां से शुरू करूंगा? ऐसे। पहला वर्ण कौन है? ए। मैं लिख दिया ए, मैंने बोला ये वर्ण है, हाँ या ना? अगर वर्ण नहीं होता तो वर्णमाला में पहले क्यों आता? बोलो, आ रहा है ना वर्णमाला में पहले, इसका मतलब वर्ण है। अब वर्ण अगर है तो आपकी दोनों बातें गलत हो गई। आप बोल रहे हैं कि अक्षर में स्वर लग जाता है, ये तो खुद ही स्वर है, ये तो खुद ही स्वर है, तो इसमें तो कोई स्वर लग ही नहीं रहा। दूसरी बात, वर्णों में स्वर लगेगा तब अक्षर होगा, तो ये अकेला है, इसमें कोई वर्ण नहीं लग रहा, ये मतलब कुछ लग नहीं रहा इसमें। यहां तो आप ये कह रहे हैं कि दो चीज होगी, ये होगा और ये होगा तब अक्षर बनेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं, यहां तो एक ही है। इसका मतलब आपने जो बोला वो ठीक नहीं है। मैं आपको है ना आपका लेवल दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपको हिंदी कितनी आती है। कई वो लोग क्या गलत फहमी में रहते हैं, बोले हिंदी, बोले क्या पढ़ाया? बोले मानव शर्मा आया था, उपसर्ग पढ़ा गया। बोले उसमें क्या है, आगे लग गया तो उपसर्ग है, पीछे लग गया प्रत्यय, ये तो मैं ही बता देता। तो उनको भी मुझे समझाना तो है ही ना कि तत्सम उपसर्ग कौन कौन से हैं, तद्भव उपसर्ग कौन कौन से हैं, विदेशी उपसर्ग कौन कौन से हैं, उनसे बिठाओ। बोले इधर बैठ, बोले अरबी उपसर्ग बता कौन कौन से हैं। फिर उसको पता चलेगा कि उपसर्ग भी कुछ होता है, बाकी तो वो नॉर्मल बोल देगा। मैं आपसे बोलूं कि प्रत्यय क्या है, बोले कुछ नहीं, पीछे लगते हैं मूल शब्द के प्रत्यय। अब अगर यही सिखाना होता तो ये तो पहली क्लास का बच्चा जान जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि सब कर्तृवाचक कृदंत कौन सा है, भाववाचक तद्धित कौन से हैं, फिर चुप हो जाओगे आप। अभी आपसे कोई पूछ ले कि भैया करणवाचक कृदंत प्रत्यय बताओ, या आपसे कोई पूछ ले कर्तृवाचक तत्प्रत्यय बताओ, फिर चुप हो जाओगे, क्योंकि ये सब ऊपर से गया। सिलेबस में मान लो आपके में प्रत्यय नहीं है, लेकिन रीट में तो आपने प्रत्यय पढ़ाई है, और शुद्धिकरण करोगे तो प्रत्यय तो आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना शुद्धिकरण नहीं होता। शुद्धिकरण में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सब याद होने चाहिए। तो दिक्कत तो है ही ना। अगर उसको आप बोल दें कि अका काकू अक्कड़ आलू आड़ी ये लहरा या उड़ाता वाला हार नियोना आऊ ने नहीं आई आना पावा आवा वाट ई होता होती तीते ने नहीं हुआ, ये सब प्रत्यय है, उसको लगेगा रामायण सुना दी। ये सब मैंने प्रत्यय बोले थे, अक आक आकू अक्कड़ आलू आड़ी ईयल एरा एया ओड़ा ता वाला हार, ये सब कर्तृवाचक थे। नी ओना ये कर्मवाचक है। आ ने ऊ नी ये करणवाचक है। ए आ आई आन आप आव आवा आवट आहट ई ओता ओती ती त ने नी ये सब भाववाचक है। हुआ ये क्रियावाचक है। मैं प्रत्यय बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। पूछ ले आपसे कोई भाववाचक कृदंत कौन सा, चुप हो जाओगे। तो ये परिभाषा तो गलत हुई। अब बताओ दूसरी बात, क्या वर्ण और अक्षर का विभाजन होता है? अक्षर का हो जाता है, ठीक है। आपने बोला कि अक्षर का विभाजन हो जाता है, यही बोला ना? ठीक है। मैंने आपसे पूछा विभाजन होता है क्या, आप बोले अक्षर का हो जाता है, यही बोला ना? पता है ये सब मैं क्यों लिख देता हूं, क्योंकि बाद में आप बदल जाओगे कि मैं तो ऐसा नहीं कहा, तो मैं तुरंत लिख देता हूं।
जो विद्यार्थी थोड़ा बहुत जानते हैं ना, उनको मैं चला के एक्साइट करता हूं ताकि वो थोड़ा सा हैकड़ी में कुछ ज्यादा बोले। वो जैसे ही ज्यादा बोलेगा उसको सही चीज पता चल जाएगी, और उसके चक्कर में उन बच्चों को फायदा हो जाएगा जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो भी फिर उस चीज को समझ जाएंगे। इसलिए मैं चला के एक्साइट करता हूं कोई बोलने वालों को कि बताओ बताओ, बोलो बोलो। अब सुनो, ये खुद क्या कह रहा है कि मैं अक्षर हूं। ए अक्षर, ए का मतलब नहीं और क्षर का मतलब क्षरण या विभाजन। ये कह रहा है मेरा विभाजन नहीं होता, खुद ही कह रहा है। संस्कृत इसके पक्ष में आके खड़ी होती है और कहती है न क्षरति अक्षरा। क्या? जिसका क्षरण नहीं हो वो कौन है? अक्षर है। तो ये तो खुद ही कह रहा है कि मेरा विभाजन नहीं होता, आप कह रहे हैं कि विभाजन हो जाता है। दूसरी बात, अभी मैं भी ऐसे बोल चुका कि वर्ण का विभाजन नहीं होता, ऐसा लिखा है ना अभी कि वर्ण का विभाजन नहीं होता। अब मैं बोल चुका वर्ण का विभाजन नहीं होता, और फिर मुझे आगे लिखाना है अक्षर का विभाजन नहीं होता, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए ना, नहीं पता चलेगा कि वर्ण और अक्षर अलग अलग कैसे पहचाने। लिखाता हूं, सुनिएगा। लिखो। ऐसे बोल रहे हैं पूरी बेइज्जती आज ही करोगे क्या? काफी सारे विद्यार्थी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, पहली बार इतनी अच्छी हिंदी पढ़ी है, आज पहली बार पता चल रहा है, जो भी कुछ वो मैं बोल नहीं रहा हूं, इसमें बहुत सारे लिख रहे हैं और मुझे पता है तो बोलोगे, इसलिए ये सब मेरे इशू नहीं है, ये सब मेरे काम का विषय नहीं है। ये सब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सब मैं बहुत पहले छोड़ के आया हूं। मैं आपको अपने बारे में ज्यादा बोलता ही नहीं हूं, क्योंकि क्लास बोलती है, प्रदर्शन बोलता है, बोर्ड बोलता है, खुद की बोलने की आवश्यकता होती ही नहीं है। और आपसे क्या बोले भाई, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो दुनिया बोल देगी हमारे बारे में, सिंपल है ना। उत्कर्ष अगर खड़ा करता है यहां पर कि जाइए उस क्लास में, तो कोई कॉन्फिडेंस पे बोलता है कि जाइएगा। बड़े बैचेज में, जैसे आपका ही अच्छा सा बैच है, जो बड़े बड़े बैचेज होते हैं वहां पे अक्सर खड़ा होता हूं। छोटी क्लास में तो वैसे मेरे को भी इंटरेस्ट कम ही आता है, 10-20 बच्चे उनकी तरफ देखते रहो तो वो आनंद भी नहीं आता। बाकी ऐसी भरी भरी क्लासेस मेरे को चाहिए ताकि कुछ ज्यादा बोले लोग, एक्साइट हो, तब उनको बताया जाए कि नहीं बेटा ये नहीं ये है। अब यहां पे दो बातें आप सुनो। कोई व्यक्ति कह दे कि स्वतंत्रता में बापू का कोई योगदान नहीं था, मान लो कोई कह दे कि भारत की स्वतंत्रता में बापू का कोई योगदान नहीं था, आप कहेंगे कैसे कह दिया, ये आंदोलन किया, ये किया, बैरिस्ट्री छोड़ के आए, देश का राष्ट्रपिता, कोई ऐसे ही थोड़ी बोल देगा कोई योगदान तो था। तो इतना बहस करने की आवश्यकता उससे नहीं है। हो सकता है वो अपने बापू के बारे में बोल रहा हो, भाई आप वहां गलत चले गए ना। ठीक ऐसे ही मैंने बोला विभाजन नहीं होता, क्या बोला? विभाजन। ये कह रहा है मेरा विभाजन नहीं होता, तो सही है नहीं होता इसका विभाजन, पर इसका विभाजन श्वास के आधार पे नहीं होता। किसके आधार पे? श्वास के आधार पे। लिखित रूप में तो होता है। अब इसने ये थोड़ी कहा कि मेरा लिखित विभाजन नहीं होता, ये क्या बोल रहा है? मेरा विभाजन नहीं होता। अब लिखित तो हो रहा है, किसके आधार पर नहीं होता? श्वास के आधार पे। मतलब एक ही श्वास में बोलेगा। किसमें? एक ही श्वास में। जैसे मैंने बोला के, अब ये अक्षर है, क्योंकि इसका श्वास के आधार पर विभाजन नहीं होता, एक ही बार में बोल जाएगा के। आप के और ए को अलग अलग नहीं कर सकते, यस या नो? ये अक्षर है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये वर्ण है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ण तो लिखित रूप से नहीं टूटता, ये तो टूट रहा है, खाया ना। तो वर्ण और अक्षर में कुछ अंतर है, मैं लिखा रहा हूं, सुन लीजिएगा। लिखो। अक्षर का शाब्दिक अर्थ है ए प्लस क्षर। अक्षर का शाब्दिक अर्थ है ए प्लस क्षर। अक्षर का शाब्दिक अर्थ है ए प्लस क्षर। ए का मतलब नहीं, क्षर का मतलब क्षरण या विभाजन।
ए का मतलब नहीं और क्षर का मतलब क्षरण या विभाजन। अर्थात अक्षर वे हैं, अर्थात अक्षर वे हैं जिनका श्वास, कोष्ठक में देना प्राण तत्व, अर्थात अक्षर वे हैं जिनका श्वास, कोष्ठक में क्या लिखोगे, प्राण तत्व के आधार पर विभाजन करना संभव नहीं है। श्वास, कोष्ठक में लिखे प्राण तत्व के आधार पर विभाजन करना संभव नहीं है। श्वास और प्राण तत्व एक ही बात है। जब तक प्राण तत्व है इसका मतलब श्वास है, अगर प्राण चले गए मतलब श्वास भी खत्म हो गई, तो श्वास बोल दो या प्राण तत्व बोल दो। एग्जामिनर क्या कई बार वो शब्द यूज नहीं करता जो बच्चे जानते हैं, उसकी जगह कोई नया शब्द यूज कर ले। उसको मालूम है कि कारक इन पे आता है तो वो परसर्ग यूज कर लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि परसर्ग नहीं आता होगा इन पे, जबकि बात वही है, जो कारक है वही परसर्ग है। पर बस एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाता है ताकि वो विद्यार्थी अटक जाए। श्वास या प्राण तत्व के आधार पर विभाजन नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, एक लाइन यहां पे ये भी लिख दो, अर्थात एक लाइन लिखो, अर्थात अक्षर का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाता है। अर्थात अक्षर का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाता है। अक्षर का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाता है। एक ही श्वास में उच्चारण हो जाएगा, यस या नो? श्वास बीच में रोक दोगे, कॉमा लगा के लिख दो, श्वास को बीच में रोकना संभव नहीं है। कॉमा लगा के लिख दो, श्वास को बीच में रोकना संभव नहीं है। पीछे वालों लिख नहीं रहे क्या? आगे लिखो एक लाइन, श्वास को बीच में रोकना संभव नहीं है। श्वास को बीच में रोकना संभव नहीं है। भाई अगले 1-1.5 महीने आपके बीच हूं, वो 1-1.5 महीने 2 महीने जो भी टाइम है वो आप मुझे अपना दे दीजिए। जीवन में कभी भी पीएसआई, एलडीसी, सीईटी, कोई भी एग्जाम दोगे जहां पे हिंदी आती है, गलती से भी कभी अटक जाओ, एक नंबर भी कट जाए तो मैं पूरे 100% जिम्मेदार हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। लेकिन बात यह है कि जब पढ़ा रहा हूं उस समय उसको बस गंभीरता से सुन लो, याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है, बस आप तो केवल सुन लो उस बात को। अब सुनिए, मैंने कहा कि अक्षर श्वास के आधार पर विभाजन नहीं होगा, तो मेरे को 2 लाइन याद हो गई। मैं ये समझ गया कि वर्ण वो होता है जिसका लिखित विभाजन नहीं होता, सही है ना? और अक्षर कौन होता है? जिसका श्वास के आधार पर विभाजन नहीं होता। मतलब विभाजन तो दोनों का ही नहीं होता, ना तो वर्ण का होता ना अक्षर का होता, बस अंतर है, विभाजन के तरीके में अंतर है। अब यहां से ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी, थोड़ी देर सुनिएगा। कै, मैं पहले दूसरी लाइन पे आता हूं। कै को आपको पता है कै और ए 2 अलग अलग भागों में बटेगा, क्योंकि व्यंजन जो होता है ना, व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, इसलिए संस्कृत में व्यंजन को बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं? हल। व्यंजन अकेला नहीं बोल सकता क्योंकि आधा है, पहचान है इसकी कि हलंत लगा हुआ है। इसको बोलने के लिए कोई मददगार चाहिए, एज ए दिव्यांग है तो इसको कोई हेल्प के लिए चाहिए, तो वो हेल्प करता है इसकी कौन? स्वर। जब भी आप स्वर को अलग करेंगे तो ये बिल्कुल अलग दिख जाएगा, मतलब व्यंजन अलग और स्वर अलग। व्यंजन को जब भी बोलना होगा, बोलने के लिए वो किसकी मदद मांगता है? स्वर की। मैंने यहां पे क्या किया, ये आपको बता दिया कि स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक? अब मेरे पास ये 3 संरचनाएं आ गई। अब मैं आपसे अगर पूछूं पहली पंक्ति पे कौन सी पे आऊं, पहली या दूसरी?
चलो इस पे लिखित विभाजन नहीं, इसका लिखित विभाजन हो रहा है, हो रहा है क्या? तो ये वर्ण है क्या? नहीं है, क्योंकि वर्ण होता तो लिखित विभाजन नहीं होता। यहां तक समझ में आया? इसलिए मैंने बोला कि बच्चों को वर्णमाला नहीं पढ़ाई जाती, अक्षरमाला पढ़ाई जाती है। ऐसे बोलते ना, आखर ज्ञान करा दो। यश या नो? पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अक्षर पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए अक्षर ज्ञान होता है, वर्ण ज्ञान नहीं होता। ये ठीक है। आगे यहां देखो, के और ए, इसका लिखित विभाजन हो रहा है क्या? क्या आप इनको आगे तोड़ सकते हैं? नहीं टूटेंगे। इसका मतलब ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। ये अलग बात है कि वर्णों में ये स्वर है और ये व्यंजन है, पर चाहे स्वर हो या व्यंजन हो या विसर्ग हो, है तो वर्ण ही ना। ये मैंने दूसरी लाइन यहां से क्लियर कर दी, कोई दिक्कत? बोलो। नहीं है। दूसरा सुनो, इन्हें जगाओ, पीछे वाले को जगाओ। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरी लाइन कहती है कि श्वास या प्राण तत्व के आधार पर विभाजन नहीं होता। किसके आधार पर? क्या मैं कै को श्वास के आधार पर अलग अलग कर सकता हूं? बोलो। नहीं कर सकता। जो श्वास के आधार पर नहीं टूटता वो कौन है? अक्षर। हाँ या ना? ठीक है। ये जो है ना अक्षर, यही पढ़ाया जाता है बच्चों को, अक्षर ज्ञान ही, वर्ण नहीं पढ़ाया जाता। आगे इस पे आ जाओ। के, क्या ये एक ही बार में बोल रहा है? नहीं बोलेगा, ये बोलता ही नहीं है। आप ये बोलने की कोशिश करोगे, ये बोलेगा, क्योंकि व्यंजन बोलोगे ए अपने आप आ मिलेगा। के और ए को अलग अलग नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये नहीं बोलेगा। यस या नो? और जिसका उच्चारण नहीं होता उसके आधार पे कंफर्म नहीं कर सकते कि ये अक्षर है कि नहीं है, क्योंकि अक्षर का पता तो बोलने से पता चलता है ना। बोलो। और ये बोल ही नहीं रहा। दूसरी बात, इधर आ जाओ। ए, ये एक ही बार में बोल रहा है? क्या बीच में रुक रहा है? नहीं। जो एक ही बार में बोलेगा वो कौन है? अक्षर है। अब आप थोड़ा सा इस बात पर गौर करिए। ये भाई साहब हैं, वो लिखित रूप में टूट रहे हैं, इसलिए वर्ण नहीं है। श्वास के आधार पे एक ही बार में बोल रहे हैं, इसलिए अक्षर है। बात सही है? ये ऐसे हैं जो लिखित रूप में तो नहीं टूट रहे, मतलब वर्ण है, पर श्वास के आधार पे बोल नहीं पा रहा, इसलिए अक्षर है, अक्षर नहीं है। और ये ऐसा लीजेंड पर्सन है जिसके दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिखित रूप से भी नहीं टूटता और श्वास के आधार पर भी नहीं टूटता। समझ रहे हैं मेरी बात को? लिखित रूप में भी नहीं टूटता और श्वास के आधार पर नहीं टूटता, इसलिए ए वर्ण भी है और अक्षर भी है। ये बात समझ में आई? ओके। अब जो आप लोग परिभाषा बोल रहे थे कि जो वर्णों से मिलके बनता है वो अक्षर कहलाता है, वो आपने इसको देख के बोली कि भैया ये वर्ण है ना, इसमें स्वर मिल गया, मतलब कै में ए मिल गया तो ये अक्षर कहलाया। पर ये परिभाषा थोड़ी हुई, क्योंकि वो वर्ण है और वो अक्षर है, दोनों हैं। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये अक्षर तो है, वर्ण नहीं है, और ये वर्ण तो है, अक्षर नहीं है, और ये वाला अक्षर भी है और वर्ण भी है। तो वर्ण और अक्षर का कंसेप्ट समझ में आया? तोड़ के देखो। ये जो भी क्लास का टाइम हो गया क्या? ये नोट कर दो, ये नोट करो, ये नोट करो इसे। हाँ, ये बॉक्स बना दो। ये तो मैंने आपको लिखाई दिया ना, बस ये बना दो, कुछ नहीं लिखना, बस इतना ये लिख दो।
ये आपने लिख दिया, ये लिख दिया ना वर्ण और अक्षर के वाला। ठीक है, आज की क्लास इतनी है, कल आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू।